अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने उस छोटी सी दुकान में खूब सैर होकर आलू गोश्त और बिरयानी खाई। अहमदाबाद जैन हिंदू के रूप में सब्जियां खाते खाते मैं तंग आ गया था। यहाँ से मैं बसूदा स्टेशन पर आ गया। यहाँ आकर मालूम हुआ कि झांसी जाने वाली गाड़ी बसूदा स्टेशन से शाम के वक्त तैयार होकर जाएगी, क्योंकि मडघाट स्टेशन पर फौजी गाड़ी के पटड़ी से उतर जाने की वजह से रेलवे भोपाल झांसी रेलवे ट्रैक बंद हो गया है। और अब दिल्ली वाली गाड़ियां रतलाम से राजस्थान के शहर कोटा और भरतपुर से होती हुई दिल्ली पहुंचती हैं। इस वक्त दोपहर के 3 बजने वाले थे। मैंने झांसी का टिकट खरीद कर जेब में रख लिया था। शहर में आकर चलने फिरने की बजाय मैं वहीं बसूदा स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही रहा। प्लेटफार्म पर ज़्यादा रश नहीं था। स्टेशन के ऑफिस के आगे चाय वगैरह की छोटी कैंटीन थी, जिसके काउंटर पर 2-3 मुसाफिर खड़े चाय वगैरह पी रहे थे। खाली गाड़ियों के कुछ डब्बे प्लेटफार्म की दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर खड़े थे। एक इंजन गर्म जोशी से शंट करता इधर से उधर जा रहा था। शायद इसी इंजन ने शाम को जाने वाली गाड़ी तैयार करनी थी। शाम हो गई। प्लेटफार्म की बत्तियां जल उठी। इस दौरान मैं 3 बार काउंटर पर खड़े चाय पी चुका था। खुदा खुदा करके एक खाली ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर लग गई। उस वक्त झांसी दिल्ली की तरफ जाने वाले काफ़ी मुसाफिर प्लेटफार्म पर अपने अपने सामान और बाल बच्चों के साथ आकर जमा हो चुके थे। गाड़ी के लगते ही मुसाफिरों ने खाली डब्बों पर हल्ला बोल दिया, मगर खाली डब्बे ज़्यादा थे। मैं भी एक निस्बतन खाली डब्बे में आकर बड़े आराम से खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। यह गाड़ी शुरू ही से पैसेंजर ट्रेन बन गई। रास्ते में छोटे से छोटा स्टेशन भी आता तो वहाँ खड़ी हो जाती और देर तक खड़ी रहती। इस ट्रेन ने मुझे अगले दिन रात के 10-11 बजे झांसी पहुंचाया। प्लेटफार्म पर उतरकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। किताबों वाले स्टॉल पर जाकर अखबार देखे। हर अखबार में मडघाट पर फौजी ट्रेन की खबर नुमाया सुर्खियों के साथ छपी हुई थी। हर अखबार ने फौजी जराये के मुताबिक यही लिखा था कि ये काम कश्मीरी मुजाहिदीन का है और शहरी पुलिस और मिलिट्री पुलिस इस ट्रेन की तबाही के जिम्मेदार तकरीबकारों यानी कश्मीरी मुजाहिदीन की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। मुजरमों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर भी जगह जगह मिलिट्री पुलिस के जवान नजर है। गेट पर भी पुलिस के 2 सिपाही खड़े बाहर निकलने वाले हर मुसाफिर को गौर से देख रहे थे। मैंने उनकी बिल्कुल परवाह न की और टिकट चेकर को टिकट देकर बाहर निकल गया। मैं किसी मुसलमान होटल में ठहरना चाहता था। यहाँ मुझे अपने मास्टर सिपाही की हिदायत के मुताबिक कम अज़ कम 3 रोज़ क़याम करना था, ताकि जब मैं ट्रेन में सवार होकर वापस अहमदाबाद जाते हुए भोपाल और रतलाम के शहरों से गुजरूँ तो मिलिट्री और सिविल पुलिस की सिक्योरिटी के हिफाजी इकदाम थोड़े नरम पड़ चुके हों। मैं झांसी रेलवे स्टेशन के आसपास के बाज़ारों में घूमने फिरने लगा। अभी रात के 12 भी नहीं बजे थे। झांसी शहर में काफ़ी रौनक थी। यहाँ बहुत से होटल थे। एक होटल की दूसरी मंजिल पर लगा हुआ ताजमहल होटल का नेवन सैन बोर्ड रोशन नजर आया, तो मैंने उसी होटल में कमरा किराए पर ले लिया। मैंने अपना नाम इमरान अली लिखवाया और कहा कि मैं बरेली में प्लास्टिक की डोंगे बाल्टियाँ बनाने का कारोबार करता हूँ। यहाँ झांसी में मार्केट का जायजा लेने आया हूँ। रात मैंने बड़े आराम से अपने कमरे में सोकर गुजारी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त शहर में थोड़ी देर इधर उधर फिरता रहा। शाम को होटल में वापस आ गया। यहाँ दिल नहीं लगता था। तबीयत यही चाह रही थी कि जल्द से जल्द अहमदाबाद जाऊँ और मिस्टर पांडे से मिलिट्री ट्रेन की तबाही का हाल सुनूँ और ये मालूम करूँ कि क्या ट्रेन में नेपाम बम वाले सारे रॉकेट तबाह हो गए थे या नहीं, या जो भी सूरत हाल हुआ तरीके से मालूम करूँ। मुझसे तीसरे दिन झांसी में रहा न गया। मैं दूसरे ही रोज़ रात की गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद रवाना हो गया। मुडघाट का रेलवे ट्रैक बंद था। असला बारूद के धमाकों से चूंकि सारे का सारा स्टेशन ही उड़ गया था, इसलिए गाड़ियां भी इसी तरफ से होकर भोपाल अहमदाबाद नहीं जाती थीं। मालूम होता था कि हमारे कमांडो ऑपरेशन ने वाकई बड़ी तबाही मचाई थी। जिस गाड़ी में मैं सवार था वो झांसी से भरतपुर और भरतपुर से कोटा होती हुई अहमदाबाद पहुंची। मैं ला बाजार गया। वहां से अपने लिए खद्दर का नया कुर्ता पजामा, सदरी चप्पल और तिलक लगाने वाली डब्बी खरीदी। उस दुकान के अंदर ही जेंट्स जैकेट उतार कर लिफाफे में बंद किया। दूसरे कपड़े बदले। एक पार्क में पुराने कपड़ों का लिफाफा कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया। कलाई पर मंगलसूत्र भी बांध लिया और पार्क में ही बैठकर माथे पर तिलक भी लगा लिया। जो रकम बची थी वो जेब में रख लिया।
और टैक्सी लेकर मिस्टर पांडे के बंगले की तरफ रवाना हो गया। मिस्टर पांडे अभी दफ्तर नहीं गए थे। मीनाक्षी सो रही थी। वो खुद ड्राइंग रूम में नाश्ते के बाद सिगार पी रहे थे। मिस्टर पांडे जब कभी किसी दफ्तरी मसले के बारे में परेशान होते थे और सिगार सुलगाकर मुंह में रख लेते थे, मुझे हाथ बांध कर मिले, मेरे घुटनों को छुआ और बड़ी लुजाजत से बोले, गुरुदेव, मैं तो आप ही की राह देख रहा था। सोमनाथ जी की यात्रा जरूर अच्छी रही होगी। आपने मेरे लिए भी जरूर प्रार्थना की होगी। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर पांडे मेरे लिए चाय बनाने लगे। शक्ल से काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। मुझे उसकी परेशानी की वजह मालूम थी। मैंने कहा, गोपाल दास, हमने तुम्हारे लिए खास तौर पर श्री कृष्ण भगवान के नाम के जाप किया, 1000 सूत्रों का पाठ किया। मिस्टर पांडे ने चाय की प्याली मेरे आगे बड़े अदब से रखते हुए कहा, बुझे हुए दिल और मुर्दा सी आवाज़ में कहा, महाराज, मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्यों गोपाल दास, क्या हुआ बताओ। आखिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? हमसे जो हो सकेगा तुम्हारे लिए करेंगे। मिस्टर पांडे ने मेरे करीब कुर्सी घसीट ली और बोला, आपको तो शायद मालूम ही नहीं है कि मेरी दफ्तरी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और किस किस्म की हैं। मैंने भी कभी आपसे उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप महावीर के सच्चे भगत हैं। आप दुनियादारी के झमेलों से काफ़ी दूर हैं। मैंने जानबूझकर आवाज़ को रौबदार बनाते हुए कहा, गोपाल दास, अपनी मुश्किल बताओ, इधर उधर की बातें मत करो। मैं चाय पीने लगा। मिस्टर पांडे ने जल्दी से हाथ बांध लिया और बोला, गुरुदेव, गोला बारूद से भरी हुई एक ट्रेन हमने कश्मीर फ्रंट पर अपने फौजी यूनिटों के लिए भेजी थी। उसे कश्मीरी कमांडोज ने उड़ा दिया है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या ये कोई पैसेंजर ट्रेन थी? गोपाल दास बोला, नहीं महाराज, सारे के सारे डब्बे मालगाड़ी के थे और उनमें असला लदा हुआ था। मैं नेपाम रॉकेटों की तबाही की तस्दीक चाहता था। मैंने पूछा, क्या उसमें कोई ख़ास किस्म का असला था? हाँ महाराज, उसमें अग्नि रॉकेट थे। उन्हें नेपाम रॉकेट भी कहा जाता है। ये हमने ख़ास तौर पर कश्मीर फ्रंट के लिए किसी दूसरे मुल्क से हासिल किए थे। वो भी दूसरे असला के साथ भस्म हो गया। मैंने कहा, गोपाल दास, इस किस्म के हादसे तो दुनिया के मुल्कों में होते ही रहते हैं, तुम क्यों परेशान हो? मिस्टर पांडे ने कहा, महाराज, उस ट्रेन को देवलाली से जम्मू तवी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे महकमे के सपुर्द थी। मेरे महकमे का एक खास सिक्योरिटी स्टाफ भी साथ जा रहा था। महाराज, ऊपर पंजाब और जम्मू कश्मीर में तो इस किस्म के धमाके होते रहते हैं, लेकिन हमारे प्रांत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीरी कमांडोज ने भोपाल और झांसी के दरमियान किसी फौजी गाड़ी को उड़ा दिया हुआ। महाराज, मठ घाट के स्टेशन पर तो बड़ी तबाही हुई है। स्टेशन का नामो निशान बाकी नहीं रहा। आपको शायद मालूम नहीं महाराज कि हमारा महकमा सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा है और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री इंदिरा जी के मातहत है। ऊपर तो तूफान मच गया है, मेरे खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। गोपाल दास की आवाज़ मजीद बुझ गई। बोला, मैं अपनी तरक्की की फिक्र में था और यहाँ मेरी नौकरी और मेरे पूरे सरकारी करियर की साख खतरे में पड़ गई है। महाराज, प्लीज़ मेरे लिए कुछ कीजिए, नहीं तो ना सिर्फ ये कि मुझे नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा, बल्कि मेरी पेंशन भी जब्त हो जाएगी और सारी ज़िंदगी के लिए बदनामी का दाग माथे पर लग जाएगा। मैं मुतमईन हो गया। हम जो चाहते थे वैसे ही हुआ था। मैंने मिस्टर पांडे को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, गोपाल दास, तुम चिंता मत करो, हमसे जो हो सकेगा तुम्हारे लिए करेंगे। हम भगवान शिव जी के चरणों में खुद तुम्हारी अरदास पेश करेंगे। मिस्टर पांडे मेरी शोभदाबाजियाँ देख चुका था, जिनको वो मेरी करमतें समझ रहा था। मेरे घुटनों पर हाथ रख कर कहने लगा, महाराज, मेरी लाज रख लें, मुझे बर्बाद होने से बचा लें। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने एक खास मकसद जहन में रखते हुए उसे कहा, तुम्हें कह दिया ना कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे लिए भगवान शिव जी का खास चिल्ला करेंगे। आइंदा अगर कोई इस किस्म की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर पड़ने वाली हो तो हमें खबर कर देना, हम तुम्हें बचा लेंगे। मेरा तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा था। मिस्टर पांडे ने मुझे हमारे अगले कमांडो ऑपरेशन का टारगेट खुद ही बता दिया। कहने लगा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, क्या आपको कुछ ना बताया, वरना यह दिन ना देखना पड़ता। अब अगले महीने के पहले हफ्ते में किसी रोज़ हमारा एक बहुत बड़ा माल बरदार बहरी जहाज इसराइली किसी बंदरगाह से कोबरा जंगी हेलीकॉप्टरों की पूरी खेप और मीडियम फील्ड तोपें लेकर दवार काकी की बंदरगाह पर आकर लगेगा।
अगर इस दौरान मुझे नौकरी से छुट्टी ना मिल गई तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मेरे महकमे के सपुर्द होगी। मगर महाराज पहले आप मुझे इस मुश्किल से बचें जिसमें मैं फंस चुका हूँ। मिस्टर पांडे ने मुझे बहुत बड़ा टारगेट दे दिया था। मैंने अपनी मालूमात के लिए उससे पूछा। हम अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। बीच में कभी कभी वो हिंदी बोलने लग जाता था। मैं अंग्रेजी में उससे ज़्यादातर इसलिए भी बात करता था कि अगरचे मैं हिंदी पूरी तरह जानता था, मगर किसी वक्त मेरे मुंह से फारसी और अरबी का कोई लफ्ज़ निकल जाना था। मैंने उससे पूछा, गोकुलदास हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है, मुझे बताओ कि हमारी हुकूमत आखिर इतनी दौलत खर्च करके ये असला किस लिए मंगवा रही है? हमारी पाकिस्तान से कोई जंग तो नहीं लगी हुई? पांडे कहने लगा, महाराज आपको तो मालूम ही है कि कश्मीर पर हमने वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। कश्मीरी मुसलमान हमारे गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एक किस्म का धर्म युद्ध होता है। वहाँ हमारी फ़ौज भी आजेज आ गई है। हम ये सारा असला कश्मीर फ्रंट पर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मंगवा रहे हैं, क्योंकि महाराज कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया तो पूरा मशरकी पंजाब भी हमारे पास नहीं रहेगा। सिख वहाँ फ़ौरन खालिस्तान बना लेंगे। वो हाथ जोड़कर सीधा होकर कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, गुरुदेव मुझ पर बड़ी भारी विपदा आन पड़ी है, मुझे इस विपदा में से निकाल लीजिए। मैं सारा जीवन आपके चरणों में गुजार दूंगा। मैंने कुर्सी से उठते हुए मिस्टर पांडे के सर पर हाथ रखते हुए बड़े जलाल में कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा गोकुलदास, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारी रखवाली करेंगे। अब हम ऊपर आराम करने जा रहे हैं। मैंने अपने कमरे में आकर सबसे पहला काम यह किया कि खुफिया जगह पर छुपाए हुए सिगरेट लेटर ट्रांसमीटर को निकाल कर देखा। वो अपनी जगह पर महफूज पड़ा था। इस दौरान नीचे ड्राइंग रूम के टेलीफोन में लगाया हुआ मेरा माइक्रोफोन भी अपनी जगह पर मौजूद था। मैंने ट्रांसमीटर उठाकर कान से लगाया। ड्राइंग रूम में बाहर की आवाज़ों की भनभनाहट साफ सुनाई दे रही थी। मेरा ब्रीफ केस जिसमें मेरे काफ़ी रुपए बंद थे अलमारी के एक खाने में बिल्कुल महफूज पड़ा था। मैंने चाबी लगाकर उसे भी खोल कर देखा। सारे करेंसी नोट मौजूद थे। इतने पैसे ही कम हुए थे जितने मैं निकाल कर ले गया था। यहाँ मेरी किसी चीज़ को किसी नौकर वगैरह के हाथ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। घर के सब नौकरों वगैरह को मालूम था कि मैं इंतजामी संत साधु हूँ। मुझे एक एक बात का पता चल जाता है। मैं ये खबर अपने एसपी करीम भाई तक पहुँचाने के लिए बेताब था कि अगले महीने के पहले हफ्ते भारत का एक माल बरदार बहरी जहाज जंगी हेलीकॉप्टर और मीडियम फील्ड तोपों की भारी खेप लेकर दवारका की जेटी पर लगने वाला है। उसको मैं मिस्टर पांडे के बंगले से रेडियो ट्रांसमीटर पर यह खबर नहीं सुना सकता था। यहाँ से उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था। मुझे बाहर किसी महफूज जगह से उसको टेलीफोन करके दिन या रात के वक्त मुलाकात का कोई वक्त तय करना था। मैंने सोचा मुझे टेलीफोन करने के लिए मीनाकशी के साथ गाड़ी में बाहर निकलना चाहिए। इस तरह मैं निगरानी करने वालों की नज़रों से बच सकता था। एक ख्याल ये भी था कि फौजी ट्रेन की तबाही के बाद मिस्टर पांडे की आला सत्ता पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। एन मुमकिन था कि कोठी के बाहर मामूल की ड्यूटी पर बैठे हुए सीक्रेट सर्विस के आदमियों को अलर्ट कर दिया गया हो और अब वो हंगामी बुनियादों पर मेरी निगरानी शुरू कर दें। अब मेरा इस बंगले से अकेला निकल कर सिवाय किसी मंदिर के दूसरी जगहों पर जाना खतरनाक साबित हो सकता था। मिस्टर पांडे की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि मीनाकशी अभी अपने कमरे में ही है। वो रात को डांस सेंटर से देर से आई थी। मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर मीनाकशी के कमरे का नंबर डायल किया। वो अपने बेडरूम में ही थी। मेरी आवाज़ सुनकर खुश होकर बोली, गुरुजी आप कब आए? पिताजी तो आपके आने का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। उसने फिक्रमंद होकर कहा, डैडी बहुत परेशान हैं गुरुजी, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो रही है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे डैडी ने सब कुछ बता दिया है। मैं उनके पास से उठकर अपने कमरे में आया हूँ। मीनाकशी ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, गुरुजी प्लीज़ मेरे डैडी को इस परेशानी से बचा लें। मैंने कहा, तुम बेफिक्र हो, मुझसे जो हो सका वो करूँगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे डैडी पर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। हाँ, मैंने तुम्हें इस वक्त इसलिए फ़ोन किया है कि मुझे मेहनत जी से मिलने मंदिर जाना है। उनके लिए सोमनाथ मंदिर के बड़े पंडित जी का एक खास संदेशा लाया हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे अपनी गाड़ी में मंदिर तक छोड़ो। थोड़ी देर बाद मैं मीनाकशी के साथ गाड़ी में बैठा नारायण जी के मंदिर की तरफ जा रहा था। बगले से निकलते वक्त मैंने सामने वाले शीशे में से पीछे निगाह डाली थी। मुझे गेट के सामने दरख्त के पास एक आदमी उठकर
दूसरी तरफ ज़्यादा दिखाई दिया था। अब मोहतात रहने की ज़रूरत थी। ये सीक्रेट सर्विस का आदमी भी हो सकता था। मुमकिन है पुलिस की कोई खास गाड़ी करीब ही मौजूद हो और वो उसमें बैठकर मेरे ताक़ुब में है। मिलिट्री इमोनेशन की ट्रेन की तबाही और मिस्टर पांडे के खिलाफ ऊपर की सतह पर इंक्वायरी शुरू हो जाने के बाद खुफिया पुलिस के ये इकदाम बिल्कुल ज़ाब्ते के मुताबिक थे। मीनाकशी मुझे मंदिर के दरवाजे पर उतार कर चली गई। मैं मंदिर के बड़े कमरे में भी महावीर की बड़ी मूर्ति के पास कुछ देर आंखें बंद करके बैठा माला जाप करता रहा। कुछ भी नहीं पढ़ रहा था। मेरे हाथ माला के दानों पर चल रहे थे, मगर जहन सोच रहा था यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, किस तरफ से बाहर निकलूँ और कहाँ जाकर मास्टर सिपाही करीम भाई से फ़ोन पर रब्ता कायम करूँ। अब मुझे ये धड़का भी लगा रहता था कि कहीं अचानक पुलिस आकर मिस्टर पांडे के बंगले में मेरे कमरे की तलाशी लेनी ना शुरू कर दिया। वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा कर सकती थी। तलाशी लेने की सूरत में मेरा सिगरेट लेटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर बरामद हो सकता था। ये मेरे गैर मुल्की जासूस होने का बहुत बड़ा सबूत था, मगर ये खतरा तो बहरहाल मुझे मोल लेना ही था। मैं कोई पौन घंटा वहाँ बैठा रहा, फिर उठकर मूर्ति के कदमों को छूकर हाथ आंखों के साथ लगाया और आहिस्ता आहिस्ता टहलता मंदिर के अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ा। पूजा करने वाले श्रद्धालु उस दरवाजे से भी आ जा रहे थे। मैंने दरवाजे की दूसरी जानब निगाह दौड़ी। अगर खुफिया पुलिस का कोई आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था तो वो यकीनन इस दरवाजे पर मौजूद होगा। वहाँ 2-3 आदमी थे। ये आम गुजराती हिंदू थे जो एक स्टॉल पर से फूलों की मालाएं खरीद रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि अब जो हो सो हो, मुझे तो बहरहाल यहाँ से निकलना ही है। बड़े दरवाजे से नहीं तो अकबी दरवाजे से ही सही। और मैं अकबी दरवाजे से निकल गया। यहाँ एक छोटी सी सड़क मंदिर की दीवार के साथ घूमती हुई दूसरी तरफ बड़ी सड़क पर निकल जाती थी। मैं बड़े सुकून से हिंदू साधुओं की तरह कदम कदम चलता, एक हाथ में माला चलाता बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ से एक टैक्सी पकड़ी और बड़े चौक वाले सिनेमा हाउस के सामने जो रेस्टोरेंट था वहाँ उतर गया। उस रेस्टोरेंट से मैं पहले भी एक बार टेलीफोन कर चुका था। फ़ोन काउंटर के पीछे एक तपई पर पड़ा रहता था। मैंने रेस्टोरेंट के मालिक से इजाज़त लेकर करीम भाई का नंबर घुमाया। उसने मेरी आवाज़ सुनते ही पूछा, कोई ख़ास बात है? यह शख्स टेलीफोन पर हमेशा मुख्तसर और शॉर्ट हैंड में गुफ्तगू करता था। मैंने कहा, स्वामी महावीर जी की जैनी करीब आ रही है, आपसे इस बारे में बात करनी थी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, 1 घंटे बाद कंकर कंकरियाँ झील के पास सुल्तान कुतुबुद्दीन की मस्जिद के पीछे आ जाना। और उसने फ़ोन बंद कर दिया।